हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे जो सेकंड यूनिट का है। ये बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। इस चैप्टर का नेम है चुनाव और चुनाव सुधार। ये चैप्टर है, ये सेकंड यूनिट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर बार क्वेश्चन इसी यूनिट में से, इस चैप्टर में से ज़रूर आते हैं। मैं इसकी 3 वीडियोस लेके आऊँगी। तो मैंने पहले एक वीडियो थर्ड पार्ट ही डाल दी थी क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और मेरे एग्ज़ाम भी चले थे बीच में, तो इसलिए मैं डाल भी नहीं पाई थी। तो मैं अब फर्स्ट पार्ट डालूँगी, तो आप प्लीज़ देखिएगा। हम पढ़ेंगे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने पहले भी बता दिया था। तो पहले अब बता देती हूँ इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो जो भी आधुनिक देश है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से अपना किसी व्यक्ति को वोट डालकर कैंडिडेट, मतलब कि किसी कैंडिडेट को वोट डालकर नेता घोषित कर दे या नेता बना दे ताकि वो उसके ऊपर शासन कर सके। ऐसा अभी संभव नहीं है। तो इसीलिए हर देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, मतलब कि लोग अपने नेता को चुनते, फिर वे नेता या वे उम्मीदवार, जो जीते हुए उम्मीदवार होते हैं, वे आगे और नेताओं को चुनते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन करते हैं, जब इलेक्शन होता है लोकसभा का, तब हम लोकसभा के उम्मीदवारों को वोट देते हैं। उनमें जो भी जीत जाता है उसके बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसको हम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। तो इसीलिए हमें चुनाव आयोग की ज़रूरत है। चुनाव आयोग की ज़रूरत इसीलिए भी है क्योंकि किसी भी देश में अगर हम चुनाव कराते हैं तो चुनाव इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम अपने नेता को चुनना चाहते हैं। लेकिन अगर वो चुनाव निष्पक्ष ना हो, ईमानदार तरीके से ना किया गया हो, तो फिर उस चुनाव का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसीलिए चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना, जिससे कि देश में शासन व्यवस्था सही ढंग से और सही लोगों के हाथ में जाए। तो अब मैं फर्स्ट पॉइंट शुरू करती हूँ। पहले मैं चुनाव आयोग के बारे में बताऊंगी कि चुनाव आयोग की रचना और शक्तियों के बारे में। और ये क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट टाइम मैं फ़ोटो भी डाल दूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब कि ये क्वेश्चंस कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में और कब कब आया है। पहले मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती थी, लेकिन अब की बार में मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगी, साथ में फ़ोटो भी डालूँगी, तो आप देख लेना। तो पहला है चुनाव आयोग की रचना। जो चुनाव आयोग की रचना की गई है, ये हमारे संविधान में दिया गया है। चुनाव आयोग के बारे में जो है आर्टिकल 324 के भाग 2 में है, यह व्यवस्था की गई है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने चुनाव आयुक्त यदि कोई होंगे जितने समय पर राष्ट्रपति निश्चित करेगा। तो हम ये कहें हैं कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होने चाहिए, तो ये इस लाइन में स्पष्ट हो जाता है कि जितना एक मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए और राष्ट्रपति की मर्जी है वो कितने और चुनाव आयुक्तों को रखता है। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो हमारे संविधान में दे ही रखा है, और राष्ट्रपति की मर्जी है वो कितने उस समय की ज़रूरत है या नियुक्त करना चाहता है। चुनाव आयोग की जो चुनाव आयोग है उसको सहायता देने के लिए राष्ट्रपति क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त भी नियुक्त कर सकता है ताकि उसे हेल्प हो। क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त क्षेत्र के चुनाव कराने के लिए कार्य करेगा। इससे जो चुनाव आयुक्त है उसको फ़ायदा ही होगा। और साथ में राष्ट्रपति संसद द्वारा इस संबंध में निर्मित कानूनों के अनुसार चुनाव आयुक्त तथा क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त के कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तें निश्चित करता है। मतलब कि राष्ट्रपति खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, वो संसद के द्वारा निर्मित कानूनों की मदद से ही जो चुनाव आयोग है और क्षेत्रीय चुनाव आयोग है उनके आयुक्तों का जो कार्यकाल है, कितने समय तक वे कार्य करेंगे और सेवा संबंधी जो भी शर्तें हैं वो निश्चित करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने क्लियर करा दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट है योग्यताएं, क्वालिफिकेशन। तो संविधान में जो चुनाव आयुक्त की है कोई योग्यताएं नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर सकता है। और अधिकतर इन पदों पर उच्च सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है।
अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है कार्यकाल। तो जो इनका कार्यकाल है वो संविधान में तो निश्चित किया नहीं गया था, लेकिन हाँ जो संसद ने कानून बना दिया था 1993 में, इस कानून के द्वारा ही 1930 में कानून बना दिया था। उस कानून के अनुसार किसी भी चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष व 6 वर्ष है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या फिर 6 वर्ष तक वो कार्य कर सकता है। मान लीजिए मतलब कि इनमें से जो भी पहले हो जाएगा ना, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, उसी के अनुसार उनका कार्यकाल है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसको 6 साल हो गए लेकिन वो 65 साल का नहीं हुआ है तो वो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को लगे हुए, जैसे कि वो मान लीजिए वो 62 वर्ष की में लगा एग्जाम्पल के लिए, तो वो 6 साल सर्व नहीं करेगा। जब 65 वर्ष का हो जाएगा तभी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 4th पॉइंट है हटाने का तरीका, कि हटाया कैसे जाता है, क्यों हटाया जाता है। तो पहले मैं बता देती हूँ हटाया जाता क्यों है। तो हटाया इसीलिए जाता है तब जब राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को जब भी हटा सकता है। पहली बात तो राष्ट्रपति हटाएगा, और राष्ट्रपति हटाएगा कैसे, अपनी मर्जी से नहीं हटाया जाएगा। पहले तो दुराचार तथा अक्षमता के आरोप सिद्ध हो जाएं कि वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है या काम ढंग से कर नहीं सकता। अगर ये आरोप सिद्ध हो जाएंगे तब उसको हटाया जाएगा। वो भी ऐसे नहीं कि सिद्ध हो गई सीधा। तब संसद के दोनों सदन, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित होना चाहिए जब इनको हटाया जा सकता है। मतलब कि महाभियोग द्वारा, मतलब कि इनका हटाने का तरीका वही है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वही तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेतन और भत्ते। तो इनको जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं, और जो इनके वेतन भत्ते होते हैं वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनके समान दिए जाते हैं। उनके समान ही, मतलब कि जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन होगा ना, उतना ही वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया जाएगा, और अन्य चुनाव आयुक्त को भी इतना ही दिया जाएगा। अभी फिलहाल 2,50,000 है, और भत्ते भी उन्हीं के अनुसार दिए जाते हैं। मतलब कि जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भत्ते दिए जाएंगे उतना ही मुख्य चुनाव आयुक्त को भत्ते दिए जाएंगे। और ये इसीलिए दिए जाते हैं ताकि ये अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर सके, कोई पार्टी ने पैसे देकर बहकाने की कोशिश ना करे। तो अगला है कार्य प्रणाली, कि ये कार्य किस तरह करते हैं। तो जो ये कार्य हैं ये सर्वसम्मति से करते हैं। मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसे आदेश नहीं दे सकता कि आपको ये काम करना है, अन्य चुनाव आयुक्तों को कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। सभी काम जो भी फैसले लिए जाएंगे वो सारे सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच में अगर कोई भी मतभेद हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो भी सर्वसम्मति से, मतलब कि सबकी मर्जी से ही कोई काम किया जाएगा या उस समस्या को हल किया जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे जो चुनाव आयोग के कार्य, कि चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या हैं। तो पहला फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। जो चुनाव आयोग के कार्य में जो महत्वपूर्ण कार्य है, मतलब कि एक कार्य ये भी है कि वो चुनाव जो नए दलों को है वो मान्यता देता है कि कौन सा दल राजनीतिक दल है, वो यही घोषित करता है चुनाव आयोग। और जो क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय दल की घोषणा भी चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। वो ही निर्धारित करता है कि कौन सा दल क्षेत्रीय दल कहलाएगा, कौन सा दल राष्ट्रीय दल कहलाएगा। पर इसकी एक कंडीशन होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं कह सकता। तो फिलहाल जब लेटेस्ट करंट का डाटा है उसके अनुसार भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं, और वो 6 राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं वो हैं, यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं। बीजेपी,
और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, हाँ बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी और पीपल्स, ये 6 पार्टी हैं जो अभी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और क्षेत्रीय पार्टी बहुत संख्या में है। फिलहाल उनका डेटा है 57 पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय दल हैं भारत में। अभी जो करंट का डेटा है, शायद ये डेटा 2021 का, मेरे को कंफर्म याद नहीं है कि ये डाटा कौन से ईयर का है, पर हाँ लेटेस्ट है अभी तक जब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चुनाव आयोग का एक कार्य राजनीतिक दलों को मान्यता देना, नए दलों को भी मान्यता देता है, और कौन सा दल क्षेत्रीय होगा और कौन सा दल राष्ट्रीय होगा ये भी घोषित यही करता है। और ये नहीं है कि एक बार इसने घोषित कर दिया कि ये 6 राजनीतिक दल होंगे तो बस यही हैं। हर समय पर राजनीतिक दल बनते बिगड़ते रहते हैं कि कौन सा दल राजनीतिक क्षेत्रीय दल होगा, कौन सा राष्ट्रीय, ये हर समय चेंज होते रहते हैं। एक कंडीशन होती है, जब ये कंडीशन कोई भी दल फुलफिल कर लेता है तो वो राष्ट्रीय हो जाता है, जो वो फुलफिल नहीं करता तो वो क्षेत्रीय हो जाता है। अगर वो क्षेत्रीय का भी फुलफिल नहीं कर रहा तो वो ओनली राजनीतिक दल कहलाता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है चुनाव चिन्ह प्रदान करना। जो चुनाव आयोग का कार्य है वो चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है किसी भी राजनीतिक दल को, और राजनीतिक दल के साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनको भी चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। जो राजनीतिक दल हैं उनके तो चुनाव चिन्ह ज़्यादातर स्थायी होते हैं, तो उनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो स्थायी प्रदान करता है, और निर्दलीय के अस्थायी होते हैं, मतलब कि उन्हें एक बार दे दिया तो अगली बार लड़ेंगे तो उनके अलग चुनाव चिन्ह होते हैं। जैसे कि राजनीतिक दल के स्थायी के रूप में ले लीजिए, बीजेपी का है वो कमल का फूल है, और कांग्रेस का वो हाथ है, ये स्थायी चिन्ह है उनके, एक बार मिल गया उनको तब उनका यही है। निर्दलीय के जैसे कि आप सरपंच के जो चुनाव हुए थे उनको ले लीजिए कि उनमें जो चुनाव चिन्ह दिए गए थे वे अस्थायी थे, कि उन्हें एक बार दे दिया, अगली बार चुनाव लड़ेंगे तो उनको अलग मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। ये जो पंजीकरण के लिए 1951 में जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन किया गया था, और संशोधन करने के बाद जो राजनीतिक दल पंजीकृत नहीं होगा उसे राजनीतिक दल घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर किसी दल को राजनीतिक दल घोषित करना है तो पहले उसको चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना पड़ेगा। और पंजीकरण में सिर्फ ऐसे नहीं पंजीकरण करा दिया, उसके वो क्या क्या कार्य करेगा, मतलब कि जो राजनीतिक दलों का जो संविधान होता है ना वो भी देखा जाता है। संविधान देखा जाता है कि उसका मतलब कि उसका संविधान कहीं है, उसका जो खाका है, जो वो आगे भविष्य में अगर चुनाव जीत जाता है तो वो आगे ये कार्य करेगा, तो वो भी देखा जाता है कि क्या जो भी चुनाव आयोग केवल उसी दल का पंजीकरण करेगा जिस दल का भारतीय संविधान, धर्म, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद में पूर्ण विश्वास होगा। मतलब कि लोकतंत्र में मानता हो, वो धर्मनिरपेक्ष हो, कि किसी धर्म का समर्थन ना करे, मतलब कि संविधान की आज्ञा का पालन करे, संविधान को मानने। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी राजनीतिक दल को दे दे, चाहे उसमें उसकी कुछ भी मंशा क्यों ना हो, इससे देश में खतरा भी हो सकता। तो ये है लोकतंत्र हो, धर्मनिरपेक्ष हो और समाजवाद में पूर्ण विश्वास हो। इस संबंध में राजनीतिक दलों के संविधान में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। जो संविधान के अनुच्छेद 334 द्वारा चुनाव में निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य चुनाव आयोग को सौंपा गया है। देश में स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए, कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है मतदाता सूची तैयार करना। हर साल
मतलब कि जब भी वोट डलते हैं उससे पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। उस सूची में जो भी व्यक्ति मत अधिकार के योग्य है उस व्यक्ति को मतदाता सूची में उसका नाम डाला जाता है। और जिस व्यक्ति की मौत हो गई है तो उस व्यक्ति का मतदाता सूची में से नाम हटा दिया जाता है। 1989 से पहले मतदान की उम्र थी वो 21 वर्ष थी। 21 वर्ष मतदान की थी, लेकिन 1989 में इस 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो अब जो भी व्यक्ति मत अधिकार के योग्य है उसकी सूची में उसको मतदाता सूची में डाला जाता है। इसीलिए वह लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को तैयार किया जाता है। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया कि मतदाता सूची को तैयार कब किया जाता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव से पहले। तो नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों को निर्वाचन में ठीक व्यवहार रखने के निर्देश। चुनाव आयोग चुनाव में ये भी करता है कि कोई भी राजनीतिक दल धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर वोट नहीं मांगेगा। ठीक है, मतलब कि वो संकीर्ण भावना जनता के मन में पैदा नहीं करेगा। दूसरा है एक राजनीतिक दल सीमा के अंदर रहकर दूसरे राजनीतिक दल की आलोचना नहीं कर सकता। ठीक है, चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए जनता व राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता भी लागू करती है। तो चुनाव आयोग का एक कार्य ये भी है कि वह आचार संहिता लागू करती है। अगर आचार संहिता आपको नहीं पता हो, ज़्यादातर 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो मैं पे बता देती हूँ थोड़ा बहुत, और आप सर्च भी कर लेना। आचार संहिता चुनाव आयोग लागू करता है और इसमें बहुत सारे नियम होते हैं राजनीतिक दलों से संबंधित, कि वो जैसे जाति धर्म के नाम पर किसी भी मतदाता से वोट नहीं मांगेंगे। एंड दूसरा होता है कि वो जैसे कि चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव तिथि होती है उससे पहले घोषणा कर देता है कि इसके बाद कोई भी राजनीतिक दल अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करेगा। तो ये भी आचार संहिता में होती है। आचार संहिता में ये भी होता है कि आप 24 घंटे के बाद, मतलब कि जब मतदान होने वाला है उसके 48 घंटे से पहले किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं बांटी जाएंगी, क्योंकि अगर शराब के नशे में कभी कोई व्यक्ति वोट ले ले तो ये भी होता है। अगला है चुनाव तिथि की घोषणा करना। तो जो चुनाव आयोग है वो विभिन्न प्रकार के चुनाव कराता है और चुनाव कराने के लिए चुनाव तिथि की घोषणा भी करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने के लिए कि हाँ कौन कौन उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, फिर नामांकन पत्र में जो उसमें चीज़ें बताई हैं उसकी जांच भी पड़ताल करना है। एक तारीख निश्चित कर देता है कि किसी व्यक्ति को नाम वापस लेना, उसके बाद चुनाव कितने चरण में कराए जाएंगे, इन सभी का निर्णय चुनाव आयोग करता है। ठीक है, जिससे सभी नागरिक अपने क्षेत्र में मतदान कर सके। नाम वापस लेना, जैसे कि लिख दूं मैं, ठीक है, नामांकन पत्र भरना नामांकन पत्र की जांच पड़ताल, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकोगे और आपको याद भी रह जाएगा। तो मैंने मोटी मोटी बातें लिख दी हैं कि कितने। पॉइंट है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है वो भी चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। पॉइंट नंबर 9 की सुरक्षा और मतगणना करना। जो भी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि पहले तो वैसी पेटियां होती थी, जब मतदाता पेटियां होती थी, अब तो ईवीएम मशीन से हम वोटिंग कर देते हैं। तो जो ईवीएम मशीन की जो सुरक्षा करना, कि वोट होने के बाद उसकी जो सुरक्षा करना है, वो चुनाव आयोग का कार्य होता है कि उसकी अच्छे से सुरक्षा करे, कोई भी व्यक्ति उससे छेड़छाड़ ना करे। और उसके बाद उस जो मत की गणना करना और फिर जो चुनाव के परिणाम है उसकी घोषणा करना कि कौन व्यक्ति जीता है। तो ये काम भी चुनाव आयोग का है। 10 है चुनाव संभव नहीं हो पाने पर प्रमाण पत्र जारी।
प्रमाण पत्र देना। तो आर्टिकल 356, अगर किसी राज्य में आर्टिकल 356 लगा हुआ हो, मतलब कि किस आर्टिकल जो 356 है उसका मतलब है कि किसी राज्य में राज्य का कानून अनुसार किसी भी राज्य में संविधान के अनुसार कार्य न होना। जब अगर किसी राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा तो वहाँ आर्टिकल 356 लगाया जाता है और वहाँ पर फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो जो राष्ट्रपति शासन लागू होने को 1 वर्ष से अधिक समय, साथ में लिख देती हूँ ब्रैकेट में, राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 1 साल से ज़्यादा नहीं लग सकता। चुनाव कराने पड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1 साल से ज़्यादा जब तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है जब चुनाव आयोग ये बोल दे कि अभी इस राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव नहीं हो सकता और वो प्रमाण पत्र दे दे कि हाँ अभी चुनाव सही ढंग से नहीं होगा, तब राष्ट्रपति शासन और लंबे समय तक लग सकता है, नहीं तो फिर राज्य में चुनाव कराने पड़ते हैं। तो ये कार्य भी चुनाव आयोग का है। चुनाव कराना, संसद और राज्य विधानमंडल के जो चुनाव हैं उस संसद एंड राज्य विधानमंडल के जो चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की है। उसका ये कार्य है कि मतदान कराना और मतदान के बाद परिणाम की घोषणा करना। सलाहकारी कार्य पॉइंट नंबर 12, राष्ट्रपति को चुनाव से संबंधित या किसी भी लोकसभा के सदस्य की योग्यता या आयु इससे संबंधित कोई भी शंका हो तो वो चुनाव आयोग से सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति को सलाह देना भी चुनाव आयोग का कार्य है। तथा जो राज्य विधानमंडल से जो भी रिलेटेड जो भी डाउट है योग्यता से संबंधित वो सभी पे सलाह देना जो चुनाव आयोग है वो राज्यपाल को देता है। राज्य विधानमंडल से रिलेटेड अगर कोई डाउट है राज्यपाल को तो वो राज्य विधानमंडल को देगा या उसे सलाह देगा। ठीक है। पुनः चुनाव कराना, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी क्षेत्र में चुनाव सही ढंग से निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से चुनाव नहीं हुए हैं तो वो उस एरिया में पुनः चुनाव जो पहले चुनाव हुए हैं उसको रद्द कर सकता है और दोबारा चुनाव कराने के आदेश दे सकता है अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि वहाँ पर जो चुनाव है वो निष्पक्ष ढंग से नहीं हुए हैं। तो अब हम आगे करेंगे जो निर्वाचन आयोग की आलोचनाएं क्यों की जाती है, क्या इसमें खामियां जो आलोचना की जाती है। तो अब बढ़ते हैं। तो पहली है योग्यता निश्चित नहीं है। जो संविधान के द्वारा या संविधान में चुनाव आयोग की कोई भी योग्यता निश्चित नहीं की गई है कि इस पद पर जो व्यक्ति आएगा उसकी ये योग्यताएं होनी चाहिए, उसको इतना पास हो या उसके पास इतनी एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए या उसकी नियुक्ति कौन कौन करेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ भी संविधान में नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति अपने हितों को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो इस तरह जो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति अपनी पार्टी के फेवर में कर सकता है। तो ये भी एक तरह से इसकी आलोचना इस वजह से भी की जाती है कि इसकी योग्यताएं निश्चित नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है चुनाव आयोग में फैसले लेने के संबंध में व्यवस्था अनुचित व दोषपूर्ण की गई है, क्योंकि इसके जितने भी फैसले हैं वो सारे बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और कई बार होता है कि कोई फैसला डिसीजन सही भी होता है तो भी क्या पता बहुमत पक्ष में हो या नहीं हो तो सभी लोगों को मनाना डिफ़िकल्ट हो जाता। तो ये भी एक आलोचना इस पॉइंट के आधार पर भी की जाती है। पॉइंट नंबर 3 है कर्मचारियों के लिए राज्य व केंद्र पर निर्भर
इसीलिए स्वतंत्र और निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जो चुनाव आयोग है उसको जो चुनाव कराने के लिए जितने भी कर्मचारी चाहिए होते हैं वो या तो वो राज्य पर निर्भर होता है, अगर किसी राज्य में चुनाव है, या फिर अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में है तो वो केंद्र पर निर्भर रहता है कर्मचारियों के लिए। तो इसमें हमें एक डाउट हो जाता है, जो कर्मचारी हैं वो चुनाव आयोग के प्रति कितने स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि वे कर्मचारी तो राज्य और केंद्र के हैं। तो इसीलिए स्वतंत्र और निष्पक्षता पर भी कई बार कर्मचारियों की वजह से प्रश्न उठ जाता है कि कभी वो घोटाला ना कर दें, अपने केंद्र या राज्य के प्रति वफादार रहकर, या उन कर्मचारियों को कोई राज्य या केंद्र के अधिकारी खरीद ना ले पैसे देकर। तो कर्मचारी अगर किसी चीज़ का घोटाला कर दे तो इसकी संख्या भी रहती है। तो कई बार इस चीज़ पर भी प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। पॉइंट नंबर 4 है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आलोचना का एक मुख्य कारण भी है, जो मुझे भी लगता है कि चुनाव आयोग के जो सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है उसमें विपक्षी दल के जो नेता उसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं ली जाती। सिर्फ जिस दल की सत्ता है वो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि योग्यताएं तो निश्चित है भी नहीं, और विपक्षी दल की सलाह भी नहीं ले रहे आप। तो जो व्यक्ति आपके हिसाब से काम करेगा कि अब आप उसको नियुक्त कर दे, तो आलोचना का एक कारण वो भी है। पॉइंट नंबर 5 है भ्रष्टाचार पर काबू नहीं। अभी तक जो चुनाव में जितना भी भ्रष्ट तरीके से जो पैसा लिया जाता है या पैसा लोगों को बांटा जाता है, मत हैं या वोट हैं जो खरीदे जाते हैं जिस तरह, उस पर चुनाव आयोग अभी तक काबू नहीं कर पाया है। और जो उसके जो काम है ना कि आपको सिर्फ इतना ही पैसा इलेक्शन में लगाना है, वो अभी तक कागजों पर ही लिखा है, पर रियल में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। अभी मैंने करंट में न्यूज़ पढ़ी थी कि भारत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चुनाव में पैसा खर्च करने वाला देश है। पॉइंट नंबर 6 है बहुसदस्यीय होने के संबंध में संविधान में कोई बाध्यकारी व्यवस्था नहीं है, कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इस तरह हमारा जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय है, लेकिन बहुसदस्यीय हमारा होना चाहिए। बहुसदस्यीय जो चुनाव आयोग है इसके संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो क्या पता जो अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति अपने किसी व्यक्ति को डाल दे, क्योंकि योग्यताएं तो निश्चित है नहीं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को उस पद पर अपॉइंटमेंट कर दे जो व्यक्ति राष्ट्रपति या उस पार्टी का समर्थन करता हो। तो इस तरीके से भी निर्वाचन आयोग की आलोचना की जाती है। पॉइंट नंबर 7 है नियुक्ति का तरीका ठीक नहीं है। जो चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की जाती है उसका तरीका ठीक नहीं है। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह होनी चाहिए, ना कि कोई भी व्यक्ति अपनी मन मर्जी से किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर दे इस महत्वपूर्ण पद पर। पॉइंट नंबर 8 है जिस कारण जो निर्वाचन आयोग की है वो आलोचना की जाती है। चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के विषय में संविधान में केवल यही व्यवस्था की गई है कि उन्हें जो मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर पद से हटाया जा सकता है। तो जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। तो ये रीजन भी है जिससे आलोचना की जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे चुनाव आयोग के सुधार के सुझाव। अब हमने आलोचना तो पढ़ ली कि किस किस आधार पर जो चुनाव आयोग है उसकी आलोचनाएं की जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सुझाव दिए गए हैं कि उसको सुधारा जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 है चुनाव आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए जिसमें 3 से 5 तक स्थायी सदस्य हों। तो पहला पॉइंट ये है, जिससे अगर 3 से 5 स्थायी सदस्य होंगे तो जो चुनाव आयोग है उसकी पावर और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका ये सजेशन है। जो सेकंड सजेशन दिया जाता वो है कि सेवानिवृत्ति मतलब कि जब रिटायरमेंट के बाद
जो नौकरशाह होते हैं उनको चुनाव आयोग में नियुक्त ना किया जाए। ज़्यादातर जो चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए जाते हैं वो रिटायर्ड जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको नियुक्त कर दिया जाता है चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त में, तो वो ना किया जाए। क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनको या तो पहले लालच दे दिया जाए कि आपको हम बाद में नियुक्त कर देंगे, आप हमारे फेवर में काम करो, या फिर हो सकता है वो राज्य के प्रति ज़्यादा वफादार हों या केंद्र के प्रति, क्योंकि केंद्र ही उनकी एग्ज़ाम लेता है, उनका ट्रांसफ़र करता है, तो इस तरह वे केंद्र के प्रति भी वफादार हो सकते हैं, जिसके कारण चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने के लिए ढंग से स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव ना हो, तो इसीलिए एक सजेशन ये दिया जाता है कि जो नौकरशाह लोगों को है ना वो चुनाव आयोग में नियुक्त न किया जाए। पॉइंट नंबर 3 है चुनाव आयोग के सदस्य को सेवानिवृत्ति के बाद पद पर नियुक्त न किया जाए। तो एक ये भी समस्या है कि क्या पता जो केंद्र में जो सत्ताधारी जो भी पार्टी है वो किसी चुनाव आयुक्त को या चुनाव आयुक्तों को ये सलाह दे दे या ये लालच दे दे कि आप अब हमारे फेवर में काम करिए, आप चुनाव को हमें जितवा दीजिए, लेकिन चुनाव में घोटाला करके, और हम आपको एक अच्छा सा पद दे देंगे हमारी गवर्नमेंट में। तो इसीलिए एक सजेशन ये दिया जाता है कि चुनाव आयोग के सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद कोई पद पर नियुक्त ना किया जाए। पॉइंट नंबर 4 है जो सजेशन दिया जाता है कि सभी राज्यों में निर्वाचन आयोग स्थापित किए जाएं, जिससे चुनाव आयोग का काम कम हो या बर्डन भी कम हो। 5वां योग्यताएं निर्धारित की जाए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप किस योग्यता के आधार पर चुनाव आयुक्त को आप बिठा रहे हो उस पद पर, इतने इम्पोर्टेंट पद पर, तो योग्यताएं तो निर्धारित होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 5 ये है। पॉइंट नंबर 6 है चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाए जिसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, लोकसभा के विपक्षी नेता हों और भारत के प्रधानमंत्री हों। इन तीनों को मिलाकर एक समिति बनाई जाए। ये समिति ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति करें, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दें और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त भी इनके साथ हो जाए और फिर अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करें। तो इस तरह एक समिति बना दें जिससे भी मतलब कि काम अच्छे से हो सकता है और चुनाव आयोग में मतलब कि निष्पक्षता और अच्छी क्वालिटी में चुनाव हो, तो ये और अच्छा तरीका हो सकता है। ये सारे सुधार थे। तो ये क्वेश्चन चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया के हैं, ये मैंने डाल दिया है। ये एक फ़ोटो में नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने 2 फोटो डाल दिए हैं, तो आप देख लेना।